A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 16 of science subject of class 6th. The name of the chapter is air. In the previous video I had explained to you about the various experiment related to air. Now we start from air occupies space. Two activities given on the next page prove that air occupies space. बेटा मैंने आपको जो है वेरियस एक्टिविटीज़ एयर से रिलेटेड समझा चुकी हूँ. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक और वो जो टॉपिक है वो है एयर ऑक्यूपाई स्पेस. अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में नेक्स्ट पेज में जो है 2 एक्टिविटीज़ दी गई है जिसमें बताया है कि कैसे जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब होता है कि जो एयर है वो मिक्सचर है वेरियस गैसेस का. मेनली अगर हम लोग बात करते हैं तो जो एयर है उसमें 10 गैसेस प्रेजेंट होती हैं. वो गैसेस का नाम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन. इवन आपकी बुक में ये पाई चार्ट पूरा बनाया हुआ है. ये पाई चार्ट से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाला जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये मेनली किस गैस को रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करता है. और वो कितने परसेंटेज में है, 78.084% में है. देन ऑक्सीजन हमारा 20.946% होता है. इवन कई जगह ओवरऑल इसको 21% भी लिख लेते हैं. और अदर गैसेस जो हैं वो है हमारी 0.9340%. तो अदर गैसेस में हम लोग आर्गन भी ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है हमारा, नियॉन भी होता है, हीलियम भी होता है, मीथेन भी होता है, पोटाशियम भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है. ये सारी उन्होंने उसकी परसेंटेज बता दी है. बट ओवरऑल जब हम इन सबको सम अप करेंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए. तो मेनली एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और अदर गैसेस में ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है. नाउ सी द एक्टिविटी टू शो डैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. अब इस एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ना है कि मेनली जो है एयर जो है वो कैसे स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. स्पेस का मतलब होता है कि सपोज इफ आई एम पुटिंग अ पेन एंड ऑन दिस पेज, अगर मैंने इस पेन को इस पेज के ऊपर रखा है तो अब ये पेन कितनी स्पेस कवर कर रहा है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेस, कि वो कितनी जगह घेर रहा है. तो एयर के कंसेप्ट में भी हमने बताना है कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. लेट्स स्टार्ट. टेक अ ग्लास जार एंड पुट अ फनल ऑन इट्स माउथ. आपने एक ग्लास जार ले लेना है और उसके ऊपर एक फनल रख देना है. उस ग्लास जार के ऊपर put some clay around the top of the jar to hold the funnel in the middle of the glass jar. उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो आपने फनल ली है उसके ऊपर आप कुछ क्ले के पीसेस रख दीजिए और उस फनल को आप जार के मिडल में रखिए. Ensure that the top of the jar to hold the funnel in the middle of the glass jar. Ensure that there are no holes in the clay. पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने वो ग्लास जार के ऊपर रखा है फनल को तो आपको उस चीज़ का इंश्योर होना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह के होल्स ना हो क्ले में. पोर कलर्ड वाटर स्लोली इनटू द फनल. उसके बाद आप कलर्ड वाटर लीजिए, जो है आपका कलर्ड वाटर जो है उसको आप धीरे धीरे जो है जिस फनल में आपने क्ले को डाला है उसके बीच में आप डालिए. अब डज इट फ्लो डाउन फ्रॉम द फनल टू द जार. क्या वो जो क्ले हमने फनल के बीच में डाली थी क्या वो जार के अंदर जा रही है. नो. मेक अ होल इन द क्ले. व्हाट हैपन्स टू द वाटर नाउ. अब कहते वो वाटर क्या नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा, हमने उस चीज़ को चेक करना था. अब उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने क्ले में एक होल बना दिया. अब जब हमने क्ले पर एक होल बना दिया तो कहते चेक कीजिए कि क्या वो वाटर है वो नीचे फॉल डाउन हो रहा है. डज इट फ्लो डाउन टू द जार. येस, फ्लो डाउन होगा क्योंकि क्ले में क्या हो गया, होल हो गया. तो इनिशियली जो वाटर है डज नॉट फ्लो डाउन इन द जार बिकॉज द जार इज़ अ फुल ऑफ एयर. पहले अगर हम लोग बात करते हैं
तो उस जार में जो वाटर है वो फ्लो डाउन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जार में ऑलरेडी एयर थी और नो डाउट उसमें कोई स्पेस भी नहीं था। फिर हमने क्या किया कि वो जो हमने क्ले पुट की हुई थी फनल के ऊपर, उसमें हमने एक होल किया, जिसकी वजह से जो जार में एयर थी वो क्या हुई, एस्केप हुई, बाहर निकली ये उस होल से। और इस तरह से जब वो एयर बाहर निकली तो वाटर जो हम लोग ऐड कर रहे थे, इवन ड्रॉप डाउन कर रहे थे उस फनल में, तो वो वाटर जो है किसके अंदर आ गया, जार के अंदर आ गया। सो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है? सो दिस एक्टिविटी इंडिकेट अस कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। देन इन सेकेंड एक्टिविटी शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, सेम उसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है दूसरी एक्टिविटी के थ्रू। व्हाट यू हैव टू डू, बच्चा आप सब ये वाली सेकेंड एक्टिविटी करके देखिएगा अपने घर पे। आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक स्मॉल प्लास्टिक बॉटल ले लीजिएगा कैप के साथ, एक टब ले लीजिएगा, ग्लास ले लीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा और शुगर। फिर उसका क्या मेथड है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक टेक अ बॉटल कैप एंड पुट सम शुगर इन इट। आपने एक जो बॉटल ली है उसमें जो है कुछ शुगर ऐड करके रखिए। हाफ फिल द टब विद द वाटर, और फिर जो आपने टब लिया है उसको आधा जो है पानी से भर दीजिए। एंड लेट द बॉटल कैप फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब वो जो बॉटल का कैप आपने लिया था उसको आप टब के बीच में डाल दीजिए और वो जो उसका कैप है वो फ्लोट करेगा वाटर में। कवर द बॉटल कैप विद द ग्लास एंड पुश द ग्लास डाउन स्ट्रेट इनटू द वाटर। अब वो जो आपने बॉटल का कैप लिया था, आप क्या कीजिए, वो अभी नो डाउट वाटर के बीच में फ्लोट कर रहा है, तो आपने एक गिलास लिया और एक गिलास को लेकर जहाँ पर भी वो जो बॉटल का कैप फ्लोट कर रहा है उसको आपने प्रेस कर कर नीचे पुश करने की कोशिश की। उसको ऐसे करके आप पुश करेंगे, डाउनवर्ड लेकर जाएंगे स्ट्रेट, तो उससे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हाट हैपन्स टू द शुगर। शुगर को क्या हुआ, वो जो हमने उसके बीच में शुगर डाली थी बॉटल कैप के ऊपर, डज इट गेट डिजॉल्व इन वाटर, क्या वो शुगर पानी के बीच में मिक्स हो जाएगी? नो, एयर इनसाइड द ग्लास ऑक्यूपाइज द स्पेस। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या रख दिया, उस बॉटल कैप के ऊपर एक गिलास रख दिया और वो सारी एयर जो थी उस गिलास में प्रेजेंट थी। द शुगर इन द कैप विल रिमेन ड्राई इवन थ्रू द ग्लास इज पुश टू द बॉटम ऑफ द टब। कहते वो जो शुगर है जिसको हमने बॉटल कैप में डाला था वो मेनली क्या होगी, वो ड्राई ही रहेगी चाहे हम ग्लास को जितना भी पुश कर रहे हैं नीचे टब की तरफ। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे सेम रीज़न था क्योंकि जो ग्लास है उसमें क्या थी, एयर प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से जो एयर है वो अपने पार्टिकल्स को, ग्लास जो है वो अपने पार्टिकल्स को लीव नहीं करके गए, तो एयर जो है उसमें प्रेजेंट रही। तो इस तरह से जो एयर है हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। नाउ कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा जो गैस की परसेंटेज में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है, हमारी नाइट्रोजन 78%। एंड जो है हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में एंड इज़ नॉट यूज्ड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली। और ये ना ही ये वाली गैस एनिमल्स और ना ही ये गैस ह्यूमन बींग्स द्वारा जो है डायरेक्टली यूज़ की जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रेट के फॉर्म में। जब वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो 21% है हमारी एयर में। और अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है डायरेक्टली रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एयर से ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी कंट्रीब्यूट करती है नियर अबाउट 0.03% ऑफ द एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम। एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। हाउ डू एनिमल्स यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड? अब एनिमल्स यूज़ कैसे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? डू यू नो द यूजेस ऑफ द अदर गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर? क्या आपको पता है और भी जो गैसेज हमारी एयर में प्रेजेंट होती है उसको हम कैसे
यूज़ करते हैं। बिसाइड दीज गैसेज वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। इन गैसेज के अलावा और क्या क्या चीज़ें हमारी एयर में प्रेजेंट होती है? वाटर वेपर होता है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है आपके नेक्स्ट पेज में, उसमें यही बताया गया कि कैसे वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंट होती है। और मेनली इस एक्टिविटी में ये भी बताया गया है कि 1/5 ऑफ द एयर जो है वो मेनली क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है। नाउ सी एक्टिविटी क्या है? टू शो डैट एयर कंटेन्स अ वाटर वेपर, कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर कैसे प्रेजेंट होता है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने 4 स्टील टम्बलर्स ले लेने हैं, आइस कोल्ड वाटर ले लेना है और इवन आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए एंड रेफ्रिजरेटर लेंगे हम। मेथड क्या है? हमने सबसे पहले क्या किया, एक टम्बलर को फिल किया किसके साथ? आइस कोल्ड वाटर के साथ। सेट इट ऑन द टेबल, और फिर हमने उसको टेबल के ऊपर रख दिया। कुछ देर के लिए हमने वेट किया। फील द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। अब उस ग्लास को जब आप टच करोगे तो आपको क्या लगेगा? वो जो ग्लास है वो क्या होगा? वेट होगा। अब वो वेट कैसे हो रहा है? डैट मीन वो जो वाटर है वो ग्लास के ऊपर कैसे अपीयर हो रहे हैं? प्लेस वन ऑफ द एम्प्टी टम्बलर ऑन द टेबल, और उसी ग्लास के साथ जिसमें आपने ठंडा पानी डाला था एक और ग्लास रखिए, एक और टम्बलर रखिए, और वो टम्बलर क्या होना चाहिए? एम्प्टी, मतलब खाली होना चाहिए। प्लेस अनदर एम्प्टी टम्बलर इन द रेफ्रिजरेटर एंड द 4 टम्बलर इन द फ्रीजर। उसके बाद आप एक और एम्प्टी टम्बलर लीजिए, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखिए, और एक 4 टम्बलर लीजिए, उसको आप फ्रीजर के अंदर रखिए। सो आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स टेक आउट द टम्बलर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड द फ्रीजर। आपने 10 मिनट के बाद क्या कीजिए, वो जो एक टम्बलर आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है और जो फ्रीजर के अंदर रखा है उसको बाहर निकालिए। लाइन अप द 3 टम्बलर्स ऑन द टेबल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब वो जो चारों के चारों टम्बलर्स हैं उनको एक साथ एक लाइन में आप रख दीजिए टेबल के ऊपर, और देखिए क्या होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? यू विल नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द टम्बलर कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर। एक तो जो जिसके बीच में हमने ठंडा ठंडा पानी डाला होगा, एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर अपीयर होंगे, और दूसरा क्या होगा? सिमिलरली वाटर वेपर ऑल्सो फॉर्म ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर केप्ट इनसाइड द फ्रीजर। और जिस टम्बलर को हमने फ्रीजर के अंदर रखा था उसमें भी वाटर वेपर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होंगे, और इवन रेफ्रिजरेटर वाले के अंदर भी होंगे। बट सब में क्या होगा? जो वाटर वेपर का लेवल है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो रहे हैं ग्लास के बाहर, वो सबका डिफर होगा, सबका अलग अलग होगा। द टम्बलर हैविंग आइस कोल्ड वाटर, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर वेपर होंगे एज कंपैरिजन टू जो टम्बलर हमने फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा होगा। और एक जो टम्बलर बिल्कुल एम्प्टी हमने टेबल पे रखा होगा, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इससे हम लोग कंक्लूड क्या करते हैं कि जो कंडेंसेशन रेट होता है वाटर वेपर का सराउंडिंग द टम्बलर कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर विल बी ए हाईएस्ट वाइल दैट ऑफ द टम्बलर, कि जिस टम्बलर में हमने बर्फ़ वाला ठंडा पानी डाला होगा उसमें जो है वाटर वेपर का कंसेप्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू जिसको हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे एयर में वो डायरेक्टली कांटेक्ट आ जाते हैं कोल्ड सरफेस के साथ। तो जब वो कोल्ड सरफेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो वो कंडेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। ओके, Then next activity to show that 1/5 of the air is made up of oxygen। इस एक्टिविटी में हमने बताना है कि जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 1/5 होती है। और ये जो एक्टिविटी है बेटा, ये आप घर पे नहीं कर सकते। आपको इस एक्टिविटी को वो हमेशा जो है अंडर द सुपरविज़न ऑफ एन अडल्ट करना है। अब इसमें आपको क्या चाहिए? एक तो 2 शॉलो बाउल्स चाहिए, 2 कैंडल्स चाहिए सेम साइज़ के, 2 ग्लासेस चाहिए जो सेम साइज़ के ना हो, और वाटर चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, कैंडल को फिक्स कीजिए वो जो बाउल लिया है आपने उनके मिडल में। फिर उसके बाद उन बाउल्स को आप क्या करो, एक सर्टेन लेवल तक वाटर से फिल कर दीजिए। देन उसके बाद लाइट बोथ द कैंडल्स, उसके बीच में जो आपने कैंडल्स रखी है दोनों को वो जला दीजिए, और फिर उन कैंडल्स को, वो जो लाइटेड कैंडल्स है उनके ऊपर 2 ग्लास उल्टा करके रख दीजिए। अब
ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्या वो कैंडल्स कंटिन्यू बर्न करेगी और कौन सी कैंडल जो है वो ज़्यादा देर तक बर्न करेगी। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी एयर में वो मेनली हेल्प करेगी उसको बर्न करने में, पर व्हेन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ग्लासेस इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स, बाय द ब्लो आउट द कैंडल कवर्ड विद द बिगर ग्लास बर्न्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब जिस कैंडल के ऊपर हमने बिगर ग्लास का साइज रखा होगा वो तो काफ़ी देर तक जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो दूसरा ग्लास है उसमें मेनली क्या है, उसका साइज छोटा है, तो ऑलमोस्ट जो है उसका जो एयर का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम बताते हैं कि जो लेवल होता है वाटर का वो बढ़ता जाता है, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द किसका हो जाता है, 1/5 ऑफ द एयर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं कि जो हमारी एयर है वो 1/5 किसकी बनी हुई है, ऑक्सीजन की बनी हुई है। देन नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ये हमारी एक लेयर होती है एयर सराउंडिंग दी अर्थ, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये मेनली 5 लेयर्स में डिवाइड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली एक्सटेंड करती है अप टू 15 किलोमीटर तक, और ये क्लोजेस्ट होती है अर्थ सरफेस के। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है वो और जो प्रेशर है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। जो वाटर वेपर होते हैं इनके वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, तो जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाते हैं आइस में इन ट्रोपोस्फेयर, जिसकी वजह से जो आपके क्लाउड्स बनते हैं, जो वेदर फिनोमिना है, लाइक जैसे ठंडी हवा चलने लग पड़ती है, बर्फ़ आ जाती है, फॉग का कंसेप्ट आता है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर की वजह से ही ये सब होता है। स्ट्रेटोस्फेयर ये भी हमारी लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, और ये अप टू कहाँ तक एक्सटेंड करती है, 15 to 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो लेयर है ये मेनली इसमें जो है एक थिन लेयर ओजोन प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी कहाँ से आती है, सन से आती है। और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्यों एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। इवन हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ट्रोपोस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। देन मीजोस्फेयर ये अप टू 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एक्सटेंड करती है, और ये जो लेयर है ये डायरेक्टली अबव होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, और इसको हम लोग कोल्डेस्ट पार्ट भी कहते हैं एटमॉस्फेयर का। और इसमें बहुत सारे म्यूटर्स जो होते हैं वो बर्न अप होते हैं लेयर में, जिसकी वजह से जो अर्थ एटमॉस्फेयर में वो एंटर भी करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज थर्मोस्फेयर। थर्मो का मीनिंग ही होता है हीट। ये जो लेयर है ये अप टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एक्सटेंड करती है, और ये फ्रॉम द सन ये क्या करती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से इन लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज कर जाता है। इवन उनकी जो टेम्परेचर राइज करने की जो डिग्री है वो थाउजेंड्स में भी आ जाती है। इस तरह से ये थर्मोस्फेयर जो लेयर होती है काफ़ी गर्म होती है। देन ये मेनली क्या करते हैं, स्पेस को शटल्स करते हैं, और सैटेलाइट्स और जो ऑर्बिट है इन सब को भी ये अकर करते हैं। देन नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। ये अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और ये जो लेयर होती है ये इवन जो एटमॉस्फेयर के बीच में जो मार्जिस, लाइक जो स्पेसेस में मार्जिस आते हैं उनको मेंटेन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि जो एटमॉस्फेयर है अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब ये जो ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है इसको हमें कैसे मेंटेन करके रखना होता है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। प्लांट जो है वो रिलीज़ करती है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वही जो ऑक्सीजन रिलीज़ की होती है प्लांट ने वो रेस्पिरेशन की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है इनहेल की जाती है। तो इस तरह से
जो ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है फोटोसिंथेसिस में वो बहुत ही ज़्यादा होती है और जो कंज्यूमर है वो फिर ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इन सबको अगर सर्वाइव करना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो रिटर्न में वो जब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के फॉर्म में इनहेल करते हैं तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रिटर्न में उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से प्लांट्स को तो फोटोसिंथेसिस में अगर अपने फूड को प्रिपेयर करना है तो व्हाट दे रिक्वायर, दे वांट कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। और ये जो पूरी कंजम्पशन होती है ऑक्सीजन की और ये जो पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की हेल्प से, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक साइकिल की फॉर्म में, जिसको हम नाम दे देते हैं ऑक्सीजन साइकिल का। सी जैसे ये है, अब ये प्लांट्स है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं और एनिमल्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और ये कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ यूजेस ऑफ एयर, एयर जो है हमारी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, ऑक्सीजन जो है हमारी प्रेजेंट होती है एयर में, तो नो डाउट वो तो एसेंशियल ही है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है एयर में, वो भी इवन फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। तो इस तरह से एयर का कंसेप्ट दोनों जगह यूज़ किया जाता है। अब जो विंड भी हमारी रोटेट करती है तो विंड मिल हमारा मूव करता है, जिसकी वजह से विंड मिल के मूव करने से जो वाटर है वो भी हमारा क्या करता है, ट्यूबवेल्स में और जो फ्लोर मिल्स है वहाँ पर भी रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है और वो वाटर के रोटेट करने से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और विंड मिल कैसे चलती है, विद द हेल्प ऑफ एयर, विंड की हेल्प से। देन एयर जो है इम्पॉर्टेंट एजेंट है पॉलिनेशन के लिए, सीड डिस्पर्सल के केस में भी ये यूज़ होता है, जब हमने क्रॉप वगैरह लगानी होती है तब भी हम लोग एयर के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन्स वगैरह, पैराशूट्स, बोट्स, इन सब में भी यूज़ होता है। एयर जो है एम्प्टी स्पेस को फिल करता है, जैसे बैलून, टायर्स या ट्यूब हो गए, तब हमको एयर से फिल कर यूज़फुल बना सकते हैं। और भी डिफरेंट बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, तो इन सब को भी अगर हमें यूज़ करना है तो उनको भी रन करने के लिए हम लोग एयर के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। आई होप सो कंसेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल। प्लीज़ स्टूडेंट read it from your book. If you have any doubt, please send it in a WhatsApp group. Thank you and have a nice day.